आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, हम लोग फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की टीम यहाँ पर है और आज भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में डिबेट यहाँ पर रखा गया है, पॉलिटिकल डिबेट यहाँ पर रखा गया है। आप सभी लोग जानते हैं चुनाव के लिए मात्र 4 दिन शेष है। 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और 12 नवंबर के बाद जो है वो ये तय होगा कि किसकी सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। 12 नवंबर को यहाँ पर जो है वो वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और उस समय ये तय हो जाएगा कि माफ कीजिएगा, ओक ओवर के अंदर जो है वो कौन बैठने वाला है, मुख्यमंत्री कौन प्रदेश का रहने वाला है और किस पार्टी का मुख्यमंत्री रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारे साथ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मौजूद है। भाजपा से संजय जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से अजीत जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से सुदेश जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 2 से 3 सेशंस के अंदर हम इस डिबेट को रखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं अपनी टीम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूं। ऋतु जी हमारे साथ है स्टेज पर और शिवांशु जी हमारे पास धर्मशाला से संवाददाता है। प्रवीण जी है, ये हमारा डेस्क यहाँ पर देखते हैं। तो पूरी टीम फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की यहाँ पर है और सारी टीम मौजूद है। जनता के सवाल भी आखिर में लिए जाएंगे। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं यहाँ पर आ सकते हैं, आपके सवाल भी आखिर में लिए जाएंगे और किस प्रवक्ता से आप अपना सवाल करना चाहते हैं वो भी आप सभी कर सकते हैं। अपना नाम बताकर आप प्रवक्ता से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भाजपा से। भाजपा के यहाँ पर विधायक रहे हैं इससे पहले। सबसे पहले हम हमारा सवाल ये रहेगा, तीनों से रहेगा, एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। संजय जी से शुरू करेंगे। संजय जी, किन मुद्दों पर भाजपा जो है धर्मशाला के अंदर चुनाव इस बार लड़ने वाली है? धर्मशाला जिला मुख्यालय है, कांगड़ा के मुद्दे भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के मुद्दों के ऊपर 5 वर्ष जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व के अंदर जो विकास हिमाचल प्रदेश के अंदर, धर्मशाला के अंदर और जिला कांगड़ा के अंदर हुआ है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों के बीच में गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी के विकास के ऊपर मोहर जो है वो लगेगी। और जैसा कि आपने कहा कि ओक ओवर की सीट बदलने नहीं वाली है, वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठे हुए हैं और आने वाले 8 दिसंबर भी ये तय कर देगी कि जयराम ठाकुर ही ओक ओवर में बैठे रहेंगे अगले 5 वर्ष के लिए। धर्मशाला के मुद्दे हम जानना चाहेंगे। धर्मशाला में क्या खास तौर पर स्थानीय मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव लड़ने के लिए? धर्मशाला के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्ष में जो है वो जितना विकास स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो सकता था वो किया है। इसके अलावा जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो भी पाइपलाइन में है, उसका शिलान्यास हो चुका है। केंद्र से जो है उसके लिए पैसा भी जो है वो सैंक्शन हो चुका है और धर्मशाला के अंदर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी काम शुरू होगा। इसके अलावा रोपवे जो कांग्रेस अधूरा प्रोजेक्ट छोड़ गई थी, मात्र शिलान्यास तक जो है उसका वो किया था, उसको भी पूरा किया है। और पर्यटकों के लिए जो है वो विशेषकर जो है वो अगले 5 वर्ष की जो योजनाएं हम लेकर के आए हैं उसको एक बार फिर पुनः जो है वो मानचित्र पे ऊपर लेके जाना जो है वो हमारा लक्ष्य है। और फुटबॉल की एकेडमी जो है एक राष्ट्रीय स्तर की एकेडमी यहाँ पे खुलेगी, उसका भी काम अपने अंतिम चरण में है। ये सब मुद्दे लेकर के हम जो है वो जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, जब अजीत जी के पास में जाऊं उससे पहले काफी लोग हमें देख रहे हैं, काफी दूर से है। हम चाहेंगे कि आप पास में आ जाए और बाद में आपके सवाल भी ले जाएंगे यदि आपके कोई सवाल रहते हैं। और आप सभी से हम चाहेंगे कि शेयर आप जरूर करें। ये लाइव देखा जा सकता है। सचिन जी हमारे साथ है, लाइव स्ट्रीम फेसबुक पेज के माध्यम से, फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के माध्यम से ये लाइव डिबेट जो है वो स्ट्रीम किया जा रहा है। अजीत जी के पास हम जाएंगे। अजीत जी, कांग्रेस इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है? इससे पहले की अगर बात करें 2012 से 17 में जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, पूर्व मंत्री भी रहे थे। इस बार क्या मुद्दे खासकर कांग्रेस के रहने वाले हैं? सबसे पहले मैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने लोकतंत्र के इस पर्व को इस डिबेट के माध्यम से उजागर किया। आपका बहुत धन्यवाद। जहां तक बात है मुद्दों की, मैं कहना चाहूंगा कि 2012 से 17 तक जो कांग्रेस का जब सरकार थी हिमाचल में और धर्मशाला से हमारे विधायक और हमारे मंत्री जो है आदरणीय श्री सुरेश शर्मा जी, उनके समय में जो अथाह विकास हुआ है, धर्मशाला में इतना विकास ना कभी पहले हुआ था और ना मुझे लगता अगर उनके एब्सेंस में हो पाएगा। तो मुद्दे यहाँ अहम रहेंगे। जो भाजपा की जो पिछले 5 साल की जो नाकामियां हैं, इनकी जो विफलताएं हैं, जो ये नाकाम रहे हैं परफॉर्म करने में, हम उन मुद्दों को लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और जो कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, चाहे मैं आपको बात बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सड़कों की कंक्रीटिंग पूरे हिमाचल में पहली बार धर्मशाला से शुरू हुई। ये जो प्रथा है ये हमारे विधायक माननीय श्री शर्मा जी ने शुरू की थी। और आप देखें पूरे धर्मशाला में एक एक गली में
कंक्रीटिंग, सड़कों की कंक्रीटिंग हुई है, क्योंकि धर्मशाला एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्व में बारिश के अगर ध्यान से देखें तो नंबर 2 पे आता है, और यहाँ पर सड़कों के जो बिचुमिन डलता है वो मात्र 2-3 महीनों में उभर जाता है। तो ये हमारे माननीय विधायक जी की सोच थी कि उन्होंने ये आने वाले 20 वर्षों तक का जो एक मानचित्र लेके चले थे कि सड़कों का जो रख रखाव है उसमें पैसा खर्च ना हो। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम आके लेके जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता हमारे भाई ने करी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंटर की देन थी, मोदी सरकार की देन थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राज्यों से ये आवेदन मांगे गए कि धर्मशाला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों दी जाए, उसके ऊपर काम करना पड़ा। कुछ तय मानकों के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चयन होता है। पहले जब 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब अलॉट हुई, धर्मशाला में उसका नंबर नहीं था, लेकिन ये हमारे सुधीर सामंत जी की एक दूरदर्शिता थी, उनकी सोच थी। उन्होंने जो तय मानक थे उनको इस तरह उजागर किया कि धर्मशाला अगली ही बार जो है उनको स्मार्ट सिटी का दर्जा जो हासिल हुआ। तो ये मात्र केवल ये कह देना कि सेंट्रल सिटी स्मार्ट सिटी हमारी देन है, ये गलत है। उसके ऊपर धरातल में किसने काम किया, उसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे जो काम किसने किया, ये सब लोगों को पता है। और ये जनता सुन रही है, इनको सारा पता है कि धर्मशाला में पिछले 5 वर्षों में कितना काम हुआ है, पिछले 5 वर्षों में धर्मशाला कितनी पीछे गई है। और जो 2012 से 17 का समय था वो एक ऐतिहासिक समय था। और मैं आपको बताऊं कि 2022 से 27 तक का जो आने वाला समय है वो एक धर्मशाला के लिए एक स्वर्णिम समय रहेगा। यहाँ हमारी जो आने वाले जो विधायक बनेंगे धर्मशाला से कांग्रेस पार्टी से, वो इसमें पूरा अपनी दिलचस्पी से पूरा काम करेंगे। और जो जितनी भी विफलताएं रही हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर भाजपा ने इतना विकास किया होता पिछले 5 सालों में तो इनके विधायक की टिकट क्यों बदलनी पड़ी। जो विधायक पढ़े लिखे युवक थे और एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बना दिया जिसको उसके अपने समुदाय के लोग ही पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसको भाजपा का मंडल उसका विरोध कर रहा है। तो ये देखिए, ये इनकी विफलताएं हैं और इनको पूरे अपने स्टार प्रचारकों की जो एक सूची है बहुत लंबी, जो इन्हें हिमाचल में उतारनी पड़ी। ये बैसाखी को सहारा क्यों ले रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी का सहारा लेना छोड़ दें, अपनी उपलब्धियों के ऊपर बात करें, अपने किए हुए कामों के ऊपर वोट मांगे। जनता बहुत तेज होशियार है और जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस को अगली बार लेके आएंगे 22 में। चलिए, कांग्रेस ने भी अपनी बात कह दी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल में सक्रिय हुई है और इस बार 68 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतारे हैं। सुदेश जी, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले मैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के टीम को, अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को, सभी को सादर प्रणाम करता हूं और मैं आप लोगों का धन्यवादी हूं कि आप लोगों ने हमें जनता के मुद्दों को आपके जनता के समक्ष रखने का मौका दिया। तो मैं बाकी आम आदमी के जो दिनचर्या के, रूटीन के, रोजमर्रा के जो मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारी पार्टी तो उसके ऊपर बात करती है और उन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। भ्रष्टाचार जो आज का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। एक हमारे काफी 30-35 साल पहले हमारे एक सेंट्रल केंद्रीय पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बोली थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 85 पैसे जो बीच में रास्ते में खत्म हो जाते हैं, मतलब 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ये जो 85 पैसे का जो मुद्दा है, जो कहाँ अटक जाता है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, उसी की वजह से ये जो मुद्दे अभी डिस्कस हो रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये है, वो है, या स्मार्ट सिटी है, उसमें बहुत सारी कमियां नहीं है। वो तो चलो जो रूलिंग पार्टी है, ओपोजिशन जो पीछे भी इसमें पावर में रही है, दे नो बेटर। मगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो पैसा रिकॉर्ड के मुताबिक लगा भी है, धरातल पर उसका क्या नजर आता है। धर्मशाला में, मैं इसी धर्मशाला से 1982 में ग्रेजुएशन करी थी। उस वक्त मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी नहीं था, पर बड़ा साफ सुथरा शहर था। आज इनके कोई नाली जो है वो गंदगी से खाली नहीं है, साफ सुथरी कोई नाली नहीं है। पानी की व्यवस्था देख दो, हॉस्पिटल की व्यवस्था देख दो। अपना जो ये जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पर आम आदमी को, जिसके पास यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की ये नहीं है, टैक्सी करने की, गाड़ी करने की हिम्मत नहीं है, वो रोते रोते जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो उसको जो बीमारी है वो तो बाद में डायग्नोसिस होती है और उसको पहले यहाँ से टांडा वगैरह रेफर हो जाता है वो। तो यहाँ धर्मशाला की जनता के साथ बहुत अन्याय हुआ है। और सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार के अलावा जो दूसरा महंगाई का मुद्दा है, आज 1150 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर हो गया है। अब एक आदमी जिसके हमारे इनके आउटसोर्स के एम्प्लॉइज है या और इसी ढंग के अपना प्राइवेट काम करने वाले एम्प्लॉइज है, 5-5 हजार रुपये उनको मिलता है सरकार की तरफ से। तो 5,000 से अब आप आम आदमी देखे कि उसका रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, उसकी बाकी और कोई दवाइयों का काम कहाँ से चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से चलेगी।
और बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एक आम आदमी की एक मजबूरी बन गई है। वो अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा रहा है कि हम इस दलदल से कैसे निकले। तो इस 5,000 रुपए की इससे कैसे वो बाहर निकलेंगे, तो उसके लिए आम आदमी के जो मुद्दे हैं हम उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर इन्हें सवाल किए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा ये भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी आपको घेरने का प्रयास करें, तो क्या कहना चाहेंगे? आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई आम आदमी पार्टी, उसकी चर्चा करना जो है वो आज के चुनाव में और विशेषकर हिमाचल प्रदेश में बहुत बेमानी बात है। जहां तक का हिमाचल प्रदेश के विकास की या धर्मशाला के विकास की बात है, मैं आपको पीछे कैमरामैन आपके कहना चाहूंगा, पीछे नजर दौड़ाइए। ये जो बिल्डिंग है डीसी ऑफिस की बिल्डिंग है, ये जो मिनी सेक्रेटेरिएट है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। ये भारतीय जनता, इनके मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उन्होंने क्या कार्यक्रम शुरू किया था, शीतकालीन प्रवास। लेकिन कहां जाएंगे? एक होटल था, उसको अपना आवास बना लिया, पूरा दिन घूम के आ गए और रात को जो है वो होटल में विश्राम कर लिया। ये उनका शीतकालीन आवास था। मंत्रियों के बैठने के लिए, मुख्यमंत्री के बैठने के लिए कौन सा कार्यालय होना चाहिए, कहां आकर के जनता बैठ सकती है, मिल सकती है, वो ये पीछे बिल्डिंग है, ये बनाई। ये देन किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन थी, ताकि जनमानस को जो है वो सुविधा मिल सके। उन सुविधाओं के लिए आगे बढ़ाना, उसका काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जैसे मेरे साथी कांग्रेस के मित्र ने कहा कि सुधीर शर्मा जी जो है वो लाए, वो सड़कों का कर दिया। ये कंक्रीट की सड़कें, ये टाइल्स लगाने के लिए पैसा कहां से आया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिमाचल सरकार को पैसा दिया कि हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला या कोई भी क्षेत्र जो है वो विकास के उसमें पिछड़ना नहीं चाहिए। ये पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ की डेवलपमेंट के लिए दिया। अगर ये शहर जो है वो स्मार्ट सिटी की गणना में आया, अगर हिमाचल प्रदेश का पहला ये शहर बना, तो इसके लिए संरचना किसने रखी थी? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के साथ साथ धर्मशाला के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना लेकर के आए। और जब यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम आया, जब यहाँ की दशा और दिशा जब सुधरनी शुरू हुई, तो जाकर के जो है वो धर्मशाला का विकास जो है वो शुरू हुआ। और उन्हीं मानकों के ऊपर, क्योंकि धर्मशाला को पैसा जो है वो 2008 से 12 के बीच में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया, उन्हीं मानकों के आधार के ऊपर विकास हुआ। और उस विकास के आधार के ऊपर जो है वो धर्मशाला जो है वो स्मार्ट सिटी की श्रेणी के अंदर जो है वो आया है। जी अजीत जी, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक भी इससे पहले रहे हैं, भाजपा के भी रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया है। दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाए थे कि भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया है। क्या कहेंगे दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं पर? पहले हम भाजपा से शुरुआत करते हैं। जो भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर बातें रखी है, किस तरह से आप देखते? मैं अपने भाजपा के भाई से कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि जो पैसा आया स्मार्ट सिटी के लिए वो केंद्र से आया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में पैसा क्यों नहीं आया, या 2012 से पहले जब इनके विधायक थे तब पैसा क्यों नहीं आया? जब 12 से 17 तक सुधीर जी थे तभी ही पैसा क्यों आया? क्यों आया मैं कहूं? क्योंकि ये उनका विजन था, उनका काम करने का तरीका था, उनकी डायनामिक लीडरशिप थी, जो कि उनमें एक मादा था काम करने का, और विल पावर थी, और लोगों की समस्या को सुनने का मादा था, तो वो पैसा लेके आए। जहां तक केंद्र से पैसा लाने की बात है, राज्य सरकारों का हक होता है, केंद्र सरकार उन हकों को मार नहीं सकती है। वो अपना हक लेके आए थे, लेकिन इनसे पूछे कि 2012 से पहले वो हक क्यों नहीं मिले और 2017 के बाद वो हक आज तक वो हक क्यों नहीं मिले। अब मैं आना चाहूंगा हमारे आम आदमी पार्टी के भाई के ऊपर। इन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेंटर से पैसा आता है लेकिन स्टेट में आके 15 पैसे मिलते हैं। मैं इन्हें कहना चाहूंगा, वो प्रधानमंत्री जो थे वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, जिनकी सोच थी, जिन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं सेंटर से अगर मैं 1 रुपया भेजूं तो 1 रुपया जो है मेरे गांव में पहुंचे, जिसके तहत उस सोच को लेकर उन्होंने मनरेगा इजाद किया। ये मनरेगा की ही बात थी कि उनकी सोच थी कि अगर मैं सेंटर से कोई पैसा भेजूं तो वो जो गांव में जो अंतिम छोर पे व्यक्ति है, जो काम करता है, मजदूर है, मेहनत दिहाड़ी लगाता है, उसको पैसा मिले। और ये मैंने कहना चाहूंगा कि वो हमारे कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे, जिनकी ये सोच थी, जिसका जिक्र कर रहे, जिसकी तारीफ कर रहे हैं। जहां तक आपकी आदमी की पार्टी की बात है, मैं कहना चाह सकता हूँ, पहली बार धर्मशाला में ऐसा हुआ कि आतंकवादी नारे लगे, आतंकवादी स्लोगन लिखे गए, वो भी कहां? जहां हमारा सचिवालय है वहां। तो ऐसी पार्टी का मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई भी जनता जो है वो ऐसी पार्टी को स्वीकारेगी। और जहां तक विकास की बात है, धर्मशाला में ट्यूलिप गार्डन के लिए फंड्स लेके आए, आईटी पार्क के लिए 30 करोड़ रुपया लेके आए। जब ये पैसा सैंक्शन किया, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसके लिए भूमि का चयन किया। मैं पूछना चाहूंगा भाजपा के हमारे भाई से कि उसका पिछले 5 वर्षों में काम क्यों नहीं हुआ? अब जब
अब जब इलेक्शन का समय आया है तो कांग्रेस की तरफ से एक आरटीआई ली गई कि बताइए कि इसका पैसा कहां है, इसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ। तो क्योंकि इलेक्शन का दौर है, इन्होंने आनंद फानन में उसको आरटीआई के जवाब में उनको देना पड़ना था वो, तो अभी जाके उन्होंने वहां थोड़े से लेबर के शर्ट तैयार कर दिए हैं कि हम काम शुरू कर रहे हैं। 5 वर्षों तक उन्होंने इस काम को रोके रखा। आईटी पार्क ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिससे कि स्थानीय बच्चों को, स्थानीय युवकों युवतियों को कम से कम 7,000 नौकरियों का मिलने का वो वहां से प्रावधान है। तो ऐसे में ऐसी सरकार इसकी सोच ये है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो जितने भी लोग खड़े हैं, दर्शक खड़े हैं, ये जनता ये तय करेगी सरकार किसकी बननी है, और इन्हें भली भांति पता है कि यहाँ किसने विकास किया है। जो विकास 12 से 17 तक हुआ था, मैंने पहले भी कहा था, ना पहले कभी हुआ और ना कभी आने वाले समय में होगा अगर माननीय सुशील शर्मा जी यहाँ से विधायक नहीं बनेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रत्याशी धर्मशाला में खड़े हैं, आप आम जनता से मेरी अपील है कि उनका आप आंकलन करें, उनका कंपैरिजन करें कि कौन व्यक्ति कहां से करता है, बैकग्राउंड किसकी कितनी है, सोच किसकी क्या है, विजन किसका कितना है, उसके बाद अपना मतदान का प्रयोग करें। सुदेश जी, आतंकवादी नारे लगने के आरोप लगाए हैं प्रवक्ता जी ने, क्या कहेंगे? आतंकवादी नारे जो लगे हैं और ये जो पोस्टर वगैरह लगे हैं विधानसभा में, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। और इसमें आप जब बात कर रहे हो ना, बीच में नहीं बोलते भाई साहब। हाँ, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और इसको ये रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है, उसी को देखना है कि क्यों लगे। वहां पर इतने चारों तरफ से पहरा लगा है और ये तो क्यों लगे और किसने लगाया, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो होगी, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा वही पता लगेगा। और आम आदमी यहाँ पर ना रूलिंग पार्टी रही है ना ओपोजिशन में है, तो इसमें कोई ज्यादा ये देने की बात नहीं है। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है वो देखिए आप क्यों है इतना खराब। संजय जी, भाजपा की सरकार प्रदेश में थी, नारे लगे जैसा कि इन्होंने कहा था, आप मानते हैं कि भाजपा की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी या उसमें कोई फेलियर रहा है क्या? किस तरह से आप देखते हैं जो नारे यहाँ पर लगे थे? किसी तरह का कोई फेलियर नहीं लगा। जिसने पोस्टर लगाए, जिन्होंने नारे लगाए, 3 दिन के भीतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पुलिस प्रशासन ने 3 दिन के भीतर इनके पंजाब की सरकार जहां पे है, मोहाली के वहां से खरड़ के पास से जो है वो 3 के 3 आरोपियों को पकड़ करके जो है वो उनको गिरफ्तार किया। पूरी इंक्वायरी हुई, जांच हुई और उनको जेल में भेजा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। और जहां तक सवाल है कि ये व्यवस्था क्यों खराब हुई, ये व्यवस्था तब से खराब हुई जब से पंजाब के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और तभी जो है वो आतंकवादी गतिविधियां चाहे पंजाब के अंदर हो चाहे पड़ोसी राज्य हो, वहां पे ऐसी घटनाएं जो है वो उसके बाद से ही शुरू हुई है, जब से भगवंत मान जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। जहां तक बात मेरे दूसरे साथी ने करी थी विकास की, कि 12 से 17 तक विकास हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं कि 70 साल जो है वो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी जो है वो कम से कम गठन के बाद जितने भी 45 साल 50 साल सरकार आपकी रही, आपने माना कि विकास जो है वो सुधीर शर्मा ने 12 से 17 के बीच में किया। उससे पहले के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले विधायक थे, उससे पहले की यहां से मंत्री रही हैं, वो सब निकम्मे थे, वो कोई विकास नहीं कर पाए। धन्यवाद आपका ये बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी की वजह से इतने वर्ष धर्मशाला जो है वो विकास से पीछे छूटता रहा। विकास की गाथा आगे बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। और हमारा कैंडिडेट कौन होगा कौन नहीं होगा, ये हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। हम चाहे किसी को भी अपना उम्मीदवार बनाएं। इसकी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी चिंता ना करे। तो विकास कार्यों का श्रेय विधायक को दें या फिर सरकार को? विकास कार्य जो है वो विधायक जो है एक स्थायी चलने वाली, और विकास करती है सरकार, सरकार देती है पैसा, विधायक बनाता है योजनाएं। उन योजनाओं को धरातल पे उतारने की जिम्मेदारी होती है सरकार की। जो एनुअल प्लान के अंदर विधायक प्राथमिकता के अंदर जो बातें पूछी जाती है उसको पूरा करना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, और पैसा जो है वो सरकार जो है वो करती है। जहां तक बात करिए टुलिप गार्डन की, 95% पब्लिक जो है वो धर्मशाला की नहीं जानती है कि वो कहां बन रहा था। केवल 5% अगर कांग्रेस के लोग जानते हैं तो धन्य हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है कि ये 5% लोगों के लिए जो है वो कोई ऐसी योजना लेकर के आए जिसका 95% लोगों को जो है वो पता नहीं है कि वो धर्मशाला के अंदर कहां है, आखिर कौन से नाले और कौन के खड्ड के किनारे जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आए। ये जनता का पैसा था, इसको कहीं ढंग की जगह पे लगाते तो जनता आपका धन्यवाद करती, आपका स्वागत भी करती। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा। हम जनता यहाँ पर है हमारे बीच में,
हम चाहेंगे कि अगर आपके कोई सवाल है प्रवक्ताओं से तो आप कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता से है, भाजपा के प्रवक्ता से है या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है। पुनीत मल्ली जी हमारे साथ है जी। संजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। मेरा आपसे एक प्रश्न था, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अथाह विकास करवाया। इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के आपके बागी श्री कृपाल परमार जी को प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं। क्या आप ये ऐसा नहीं मानते कि प्रधानमंत्री जी को अपने पद की कुछ गरिमा रखनी चाहिए थी? नंबर 1। नंबर 2, अगर इतना ज्यादा विकास किया होता तो प्रधानमंत्री जी को एक बागी विधायक को फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई? जी संजय जी जवाब दीजिए। धन्यवाद मल्ली जी, आपने इतनी दूर की चिंता भी करी, आप धर्मशाला से निकल करके फतेहपुर तक भी पहुंचे। और आप भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक लोकतंत्र के अंदर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल के चुनाव से लेकर के प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हम चुनाव के अंदर यह नहीं देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारे लिए पंच भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो है वो हमारे लिए मंत्री और विधायक है। यह हमारा लोकतंत्र है कि अगर कोई कार्यकर्ता रूठ करके गया है तो उसको मनाने के लिए जो है वो केवल स्थानीय कार्यकर्ता नहीं, ऊपर से प्रधानमंत्री भी जो है वो उतनी ही चिंता करते हैं। यह हमारा लोकतंत्र है। हम उस कांग्रेस की तरह नहीं है जो 1985 में 400 से अधिक सीटें जीत करके आज 50 सीटों के ऊपर खड़ी है। हम 1985 के अंदर हम 2 सीट जीत करके लोकसभा में पहुंचे थे। आज 302 के ऊपर अगर हम पहुंचे हैं, यह हमारी जनता के साथ जुड़ाव है। आप खत्म होते चले गए, हम बढ़ते चले गए। यह हमारा लोकतंत्र है, यह हमारा विश्वास। संजय जी, अगर चिंता थी कृपाल परमार की, जिस दिन नामांकन वापस लिया गया उसके 2 से 3 दिन के बाद क्यों प्रधानमंत्री जी का कॉल आया, ये सवाल मेरा आपसे है। देखिए, ये जो भी बात है ये हमारा पार्टी का आंतरिक मामला है। इसमें जनता को यह हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। अगर कोई बागी हुआ है तो हमारे यहाँ दुत्कारा नहीं जाता, हमारे यहाँ जो है वो गले लगाया जाता है, उसको भी मनाया जाता है, समझाया जाता है। आप वो चुनाव भूल गए जिनका नाम लेकर के ये धर्मशाला के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। 5 जो है वो नगर निगम का चुनाव हुआ, 5 पार्षद जो है वो 5 पार्षद बिना यहाँ जो उम्मीदवार रहे, मंत्री रहे, यहाँ के लोगों के बिना उन्होंने जो है वो चुनाव लड़ा। उन्होंने यहाँ के जो जिनका दावा कर रहे हैं, विकास के नाम का दावा कर रहे हैं, उनका चित्र लगाना भी जो है वो अपने पोस्टर के ऊपर जो है वो गवारा नहीं समझा। ये आपका लोकतंत्र है। और प्रधानमंत्री एक छोटे से कार्यकर्ता को भी फोन करके कहता है कि चुनाव मत लड़ो, हम आपके लिए बैठे हैं। यह हमारा लोकतंत्र है। चलिए अगला सवाल कोई करना चाहेगा किसी भी प्रवक्ता से? अगर आपका सवाल है तो आप अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यदि मौजूद है। चलिए, किसी के सवाल नहीं है। अगले हमारे यहाँ पर आप सभी से सवाल है। देखिए, यहाँ पर इससे पहले भाजपा के विधायक रहे थे, कांग्रेस के भी इससे पहले विधायक रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी से शुरुआत करेंगे। किस तरह से आप दोनों विधायकों के कार्यकाल को देखते हैं? 2012 से 17 सुधीर शर्मा जी यहाँ पर थे, हालांकि उससे पहले हम नहीं जाएंगे। और इसके बाद 2017 से 22 तक जो है वो भाजपा के 2 विधायक यहाँ से रहे थे। किस तरह से आप देखते हैं इन दोनों के कार्यकाल को? कार्यकाल में विकास जो भी हुआ है वो जनता के सामने है, और जनता जो वोट के माध्यम से अभी उसका जवाब और उसका रिस्पॉन्स देने वाली है। अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है। बाकी एक मुद्दा जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनते बनते 15 साल हो गए। तो उसके बीच में दोनों सरकारें रही, और इस वक्त मौजूदा टाइम में स्टेट में भी वही रूलिंग पार्टी है और सेंटर में भी वही रूलिंग पार्टी है। और बेसिकली ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है धर्मशाला के लिए सैंक्शन हुई थी, कांगड़ा एट धर्मशाला, तो उसमें से उस यूनिवर्सिटी का पार्ट जो है वो मेन पार्ट तो देरा चला गया है, जिसका 50% ऐसा सुना जाता है कि काम भी हो चुका है। और यहाँ पर धर्मशाला के लिए जो है वो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ पर क्या अलॉट किया हुआ है? MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA सोशियोलॉजी। तो ये चीजें, ये जो सब्जेक्ट है ये तो ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहे हैं। यहाँ डिग्री के पोस्ट PG कॉलेज में भी चल रहे हैं, ये अब इसमें रीजनल सेंटर में भी चल रहे हैं। तो ये इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से अपने धर्मशाला के लोगों के साथ, आने वाली यंग जनरेशन के साथ बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ा अन्याय है।
तो इस चीज का न्याय तो हम तभी समझते हैं अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी की सारी यहाँ बनती और बच्चों को कमिंग जनरेशन को रोजगार भी मिलता और अच्छी पढ़ाई के लिए उनको यहाँ पर इंजीनियरिंग भी मिलती, मेडिकल फैकल्टी भी मिलती, लॉ भी मिलता, सारे जितने स्ट्रीम है आज की डेट में वो सभी मिलते। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे तो अब क्या बोले इनके पार्टियों का, सरकारों का, कि बहुत बड़ा ये है। अब 15 साल हो गए इसको अलॉट हुए, अब मुझे ये नहीं समझता हूँ कि समझ आ रही है कि अब इन पार्टियों को, सरकारों को और कितना टाइम दिया जाए, जिससे कि और इसके अलावा मैं एक बार फिर से अपने सज्जनों से और आपकी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पब्लिक खड़ी है इनको बहुत ज्यादा इन मुद्दों पे जो डिस्कशन हो रहे हैं इसमें ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी के मुद्दे हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के साधन वो कैसे हो उसके बारे में बहस होनी चाहिए। वो उन चीजों के बारे में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है और उन्हीं चीजों को लेकर लोगों ने अंदरों अंदर वेव चल रही है आम आदमी पार्टी की कि इसको लाओ तो इनके तब ये शिक्षा मिलेगी, सही ढंग से शिक्षा मिलेगी, सही ढंग से इलाज मिलेगा, हॉस्पिटल अच्छे बनेंगे, स्कूल अच्छे बनेंगे। उसके ऊपर बाकी मुद्दों को भटकाने के लिए कभी उग्रवाद का नाम, ये सारा इनके ये जो मन गढ़ंत से हैं इनको, इनके ऊपर पब्लिक ध्यान नहीं दे रही है। जी जी, चलिए जो बीत गई वो बात गई। आपसे जानना चाहेंगे कि धर्मशाला की जनता बीजेपी के साथ क्यों जाए? ऐसी क्या बड़ी 5 उपलब्धियां हैं जिसके आधार पर जनता बीजेपी के साथ जाए? भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर समान विकास जो है वो करवाना चाहती है। हमने क्षेत्र को जो है वो भेदभाव के नजर से नहीं देखते हैं। धर्मशाला जो है वो देश के अंदर एक अपना महत्व रखता है। धर्मशाला को जो है वो विश्व के मानचित्र के ऊपर आगे बढ़ाना, धर्मशाला के युवाओं को जो है वो अच्छी शिक्षा मिले उसके ऊपर काम करना, धर्मशाला के अंदर जो है वो स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो उसके ऊपर काम करना, धर्मशाला को जो है वो पर्यटन की दृष्टि से जो है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दुख कष्ट के जो है वो पर्यटक यहाँ पे आए और यहाँ की सुंदरता का जो है वो आनंद ले सके और यहाँ की आर्थिकी को सुधारना ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है। और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और हिमाचल प्रदेश के अंदर पुनः एक बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ताकि धर्मशाला जो है वो विश्व मानचित्र के अंदर जो है वो अपना स्थान बना सके। इसके ऊपर काम करना भारतीय जनता पार्टी की ये एक प्राथमिकता जो है वो रहेगी। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी को किसी कारणवश जो है वो हमारे बीच में से यहाँ पर जाना होगा और किससे आप करना चाहेंगे? संजय जी, एक सवाल। संजय जी, मेरा एक सवाल है कि जो कैंडिडेट आपने दिया है इस बार विधानसभा में, जनता ये जानना चाहेगी कि उस कैंडिडेट की क्या योग्यता है, वो किस योग्यता के आधार पे आपने इस बार धर्मशाला में कैंडिडेट सेलेक्ट किया। वो कैंडिडेट जो कांग्रेस की विचारधारा रखता है, वो कैंडिडेट जो उसके बाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता है, वो कैंडिडेट फिर जो आप में चला जाता है और चुनाव से 10 दिन पहले आप बीजेपी उसको लेके कहती है ये हमारा कैंडिडेट होगा। ऐसी आपकी क्या मजबूरी है धर्मशाला में कि आपको इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी जिसकी आप इतनी लंबी चौड़ी कहानियां सुनाए जा रहे हैं ऊपर से नीचे तक, वो सारी क्यों फ्लॉप हो गई, फेल हो गई कि आपके पास पूरी धर्मशाला में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला और वो एक बेचारा असहाय कैंडिडेट जो दल बदलू कैंडिडेट है जिसने कोई पार्टी नहीं छोड़ी और अगली आने वाली पार्टी के वो फिर उम्मीदवार होंगे जो नहीं आने वाली है। तो ऐसी क्या मजबूरी है ये जनता को बताइए। धन्यवाद गांधी जी, आपने प्रश्न पूछा, मैं जल्दी से इसका जवाब, मुझे निकलना, मैं जल्दी से जवाब दूंगा। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। जब कांग्रेस ने, मैं इसका, अब आप सुन लीजिए, बाई इलेक्शन 2019 का हुआ, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। जिन मंत्री जी का ये जिक्र कर रहे हैं वो फील्ड छोड़ के भाग गए, चुनाव नहीं लड़ा। चंद्र कुमार जी आपके नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक पत्रकार सम्मेलन के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्व के थे मंत्री रहे हैं वो क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि उनको कोई गुप्त रोग हो गया है। कांग्रेस 8000 वोटों के ऊपर सिमट गई और इंडिपेंडेंट कांग्रेस 8000 वोटों पे सिमट गई। जिस कैंडिडेट ने 23000 वोट जो है वो 17 के चुनाव में लिया था वो 8000 कांग्रेस को मिला और
कांग्रेस का वोट कहां गया? कांग्रेस का वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चला गया। ये आपकी उपलब्धि है, लेकिन ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है कि हम बाहर से आए हुए लोगों का भी स्वागत करते हैं। आपके 2 कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आए, हमने उनका भी स्वागत किया है। आप भी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, हमारी पार्टी में आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी हमारे हमसे अलविदा लेंगे। अजीत जी इस बात का काउंटर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत जी इस बात का जवाब आप दीजिए। मैं कहना चाहूंगा संजय जी ने बहुत बखूबी ये बात रखी, लेकिन ये इस बार नहीं चलने वाले हैं। मोदी जी ने भी कहा था 15-15 लाख संजय जी आएंगे खाते में, लेकिन वो भी नहीं आए। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा था ये तो जुमला था, है ना। ये देखिए, या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोला या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या संजय भाई झूठ बोल गए अभी आपके सामने। तो ऐसा है कि जहां तक इन्होंने ट्यूलिप गार्डन की बात करी कि सिर्फ 5% लोगों को इसका फायदा है, मैं कहना चाहूंगा कि एक सिर्फ दूरदर्शिता थी हमारे विधायक की, जिन्होंने कि हिमाचल देखिए ये टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रदेश है और यहाँ की जो इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म सेक्टर से है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, उनका यही एक कहना होता है कि यहाँ घूमने के लिए क्या चीजें हैं। तो ये सोच थी कि जो टूरिस्ट यहाँ आए, जिनका स्टे 2 दिन का हो, वो 6 दिन रह के जाए इधर। ट्यूलिप गार्डन हो, 1 दिन ट्यूलिप गार्डन में बिता के जाए। डल लेक का सौंदर्यीकरण हो, जिसके लिए 5 करोड़ रुपया 2012 के 17 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने उसको अलाउट किया था, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर पाए। ये हमारा उनका मकसद था कि 1 दिन वहां भी लोगों का व्यतीत हो। तो रोपे लेके आए। आज आप जानेंगे कि जो स्थानीय जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई है, वो आके कहते हैं कि धन्यवाद हो कांग्रेस गवर्नमेंट का जिन्होंने ये सौगात दी हमें। रोपे की वजह से उनका जो रोजगार है वो बढ़ गया हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो मुद्दे हैं वो रोजगार के रहेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सारे मुद्दे रहेंगे। और अगर यही विकास इन्होंने किया है तो ये जैसे इन्होंने कहा कि संजय भाई ने कि इन्होंने अपना प्रत्याशी क्यों बदला, जो पढ़े लिखे इनके सीटिंग विधायक थे जो जीते हुए थे उनको क्यों बदला? ये इनकी मजबूरी है, इनकी विफलताएं हैं और ये कुछ नहीं करके ये सिर्फ मोदी जी को अपनी बैसाखी बुला के इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको पता नहीं है कि वो भी एक जुमलेबाज है और ये जुमले जो इनके चलने वाले नहीं इस बार। धन्यवाद। चलिए, सार्थक डिबेट यहाँ पर रही है। अब समाप्त हम इस डिबेट को करना चाहेंगे। संजय जी यहाँ पर थे, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ थे, वो जा चुके हैं। और कांग्रेस से हमारे साथ थे अजीत जी और सुदेश जी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ थे। और कुछ सवाल यहाँ पर जनता करना चाहती है। 2 प्रवक्ता हमारे पास है, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे ही सवाल कीजिए। आप कांग्रेस से आते हैं, किससे सवाल करेंगे? क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही बात कहनी है कि संजय जी चले गए, लेकिन जनता जानती है उन्होंने राकेश चौधरी जी के बारे में कोई बात नहीं कही कि उनको टिकट क्यों मिली। वो इधर उधर की कहानियां सुनाते रहे और वो जैसे बाकी प्रवक्ता इनके करते हैं, इधर की बात उधर की बात। जो बात पते की बात थी कि राकेश चौधरी जी को टिकट क्यों दी, वो जब भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते हैं, उसका जवाब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दे पाए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो ये क्लियर है जनता को कि राकेश चौधरी जो हैं वो बहुत कमजोर कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के और सुधीर शर्मा जी के आगे उनका कोई मुकाबला नहीं है। थैंक यू। चलिए, कोई सवाल यहाँ पर करना चाहेगा तो हम सवाल लेते हैं, नहीं तो इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट को सार्थक बनाने के लिए। संजय जी नहीं है भाजपा की, वो चले गए हैं यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, सुदेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आम आदमी पार्टी से आप आए हैं। इस डिबेट को सार्थक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से अगली डिबेट में आप सभी के साथ जुड़ेंगे। आप सभी हमारी डिबेट में आए, धन्यवाद। और हमारे दर्शक जो हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की टीम नई डिबेट लेकर, नए कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं को लेकर, नए चेहरों को लेकर आप सभी के बीच में आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव स्ट्रीम के साथ, इस डिबेट के साथ